60 दिन जो है वो इसराइल के लिए बहुत टाइम है कोई गड़बड़ करने के लिए। तो ही वॉज ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि ये सबसे बड़ा खतरा है ही ये, कि ये इसराइल कुछ ना कुछ करेगा और इनको रैक करेगा। और क्या ट्रंप और उसके हवारी और उसकी पार्टी ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अमेरिकनों को इन्फ्लेशन में और रिसेशन में धकेल दें? मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि ये या उनको करने नहीं दिया जाएगा, उनके इर्द गिर्द लोग भी हैं। और यही वजह है कि ट्रंप ऑफ रैंप चाहता है, और हम्म। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मुकम्मल बैकिंग भी दे रहे हैं, बल्कि हम्म। बड़ी क्लोजली कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो अब हम्म। ये दो कॉन्ट्रडिक्शन साथ में चल रही हैं। एक तरफ इसराइल की सबोटाज करने की, मैं आपको ये बहुत जिसे कहना चाहिए मुसद्दिका बात कह सकता हूं कि ये जंग इंतहाई अनपॉपुलर है। आम हम्म। अमरीकी अवाम जो है इस जंग के पीछे नहीं है। अगर आप आदादो शुमार भी देख लें तो मुस्तकिल इस जंग की गैर मकबूलियत में इजाफा हुआ। आपकी बातों से मुझे याद आया, शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जी वैन साहब जो है वो इस्लामाबाद से अपनी टॉस खत्म करके जहाज में उड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने नीचे देखा तो मुड़कर उन्होंने अपने साथियों को कहा कि यार देखो, हमने वैसे ये तेहरान के ऊपर बमबारी की है, इसका वाकई में बड़ा ही सत्यानाश कर दिया है। तो उन्होंने मुड़ के कहा कि सर नहीं, ये हम कराची के ऊपर से उड़ रहे आपने मेरी बात की तायद की, बिल्कुल मैंने भी देखी, हैं। गाती गाती मैंने देखी। कभी स्ट्रेट बंद हो रही है, कभी खुल रही है। एक तो इन्होंने कंफ्यूजन में डाला हुआ है सारी दुनिया को, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। तो कल तक तो रजा बड़े होपफुल थे कि बस काम ठीक हो गया है और बस होने वाला है और सारे इधर आने वाले हैं और बस। लेकिन अब ये एंड में थोड़ा सा बिल्कुल के लग रहा है कि लास्ट मिनट निगोशिएशंस के लिए थोड़ा सा अपर हैंड कर रहे हैं, या कुछ सीरियस लग रहा है मसला। जी कुछ मेरे ख्याल से फहद, मामला यह है कि जो फाइन प्रिंट होता है माहिदों का हम्म। हमेशा कोई मुश्किल होता है। बड़ी हम्म। बात तो शायद तय हो गई थी, लेकिन जो जुजियात है उनके ऊपर अभी भी इत्तेफाक राय नहीं है। इसीलिए कल मैं खुद भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, और पाकिस्तानी मीडिया के हाइप देखकर तो मुझे भी लग रहा था कि बस अब बात खत्म हो गई। सोशल हम्म। मीडिया को देख के इट्स ओवर, हमने कामयाबी के झंडे गाड़ लिए हैं। मगर यूं लगता है कि एक बहुत सारे मामलात के ऊपर ईरान और अमेरिका की, और स्पेशली देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सबसे अहम फरीक इसमें या खतरनाक फरीक इसराइल है, उसका हम्म। जिक्र बहुत कम होता है कि वो पसे पर्दा क्या कर रहा है। सबसे बड़ा स्पॉइलर तो इस वक्त वही होगा, वो ये नहीं चाहेगा इसराइल कि ये कोई अग्रीमेंट हो अमेरिका और ईरान के दरमियान और ये जंग बंद हो। बिकॉज इसराइल तो फॉरएवर वॉर का दाई भी है और उसका नजरिया भी ये है। तो ये एक हम्म। बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस वक्त में, ट्रम्प के लिए खुद भी वो फंसा हुआ है इसी मामले में। और दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि हमारी एफर्ट्स, अलबत्ता मैं समझता हूं कि ये जहां भी जाता है मामला, ये दुनिया भी देख रही है बड़ी क्लोजली कि पाकिस्तान हैज ट्राइड इट्स वेरी बेस्ट कि किसी हम्म। तरह से ये मामला सेटल हो जाए, और अभी भी लगे हम्म। हुए हैं। और इंशाल्लाह हम्म। हमारी तो यही दुआ है कि कामयाबी हो। जी हम्म। मैं कल बात कर रहा था, बड़े आजकल बहुत ज्यादा वो उनका तज्जिया सुना जा रहा है, डॉक्टर रीता पारसी, वेरी 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 जी इन्फ्लुएंशियल वॉइस। जी तो उन्होंने यही एक्चुअली कहा व्हाट यू वर मेंशनिंग, कि अभी तो पहले तो हो जाएगा, यानी बेसिक फ्रेमवर्क पे कुछ एक अग्रीमेंट होगा, लेकिन उसके बाद जो 60 दिन है जहां पे एक्चुअल डिटेल निगोसिएशन होनी है, वो होगा असल क्रूशियल टाइम। और करेक्ट। उसमें ही सेट के वो 60 दिन जो है वो इसराइल के लिए बहुत टाइम है कोई गड़बड़ करने के लिए। तो ही वॉज ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि ये सबसे बड़ा खतरा है ही ये, कि ये इसराइल कुछ ना कुछ करेगा और इनको रैक करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और या तो करेगा खुद, या वो ये भी है कि देखिए उसका जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकी पॉलिसी के ऊपर, वो हम्म। गर्जे के कम हुआ है, लेकिन वो खत्म तो नहीं हुआ। वही का वही हम्म। मौजूद है। विटकॉफ और कुश्तर जो दो अहम प्लेयर्स हैं इस पूरे मुज़ाकरात की डील में, वो हम्म। पहले भी इसराइल के साथ जिसे कहते हैं राब्ते में थे, और उसकी बिडिंग भी करते रहे हैं, और अभी भी वो क्या अमर माने है कि वो रुके नहीं। तो ये फहद इट्स अ वेरी ट्रिकी टाइम। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बड़ा पर्सपेक्टिव
भी देखने की जरूरत होती है। जो माशी कॉस्ट बढ़ गई है इस जंग की दुनिया भर के लिए, अमेरिका के लिए, वो अनबेरेबल होती जा रही है। अब वो तकरीबन उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि जहां से आगे उसके शदीद नुकसानात अमेरिकी मईशत और सियासत को उठाने पड़ेंगे। और क्या ट्रंप और उसके हवारी और उसकी पार्टी ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अमेरिकनों को इन्फ्लेशन में और रिसेशन में धकेल दें? मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि या उनको करने नहीं दिया जाएगा, उनके इर्द गिर्द लोग भी हैं। और यही वजह है कि ट्रंप ऑफ रैंप चाहता है, और हम्म। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मुकम्मल बैकिंग भी दे रहे हैं, बल्कि हम्म। बड़ी क्लोजली कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो अब हम्म। ये दो कॉन्ट्रडिक्शन साथ में चल रही हैं। एक तरफ इसराइल की सबोटाज करने की जो ख्वाहिश है, और साथ में हम्म। जो कॉस्ट बढ़ गई है अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए। अब ये देखना ये है कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस के कहाँ जाके, कैसे हो? जी, हम्म। इनका इनका अच्छा, इक्विलिब्रियम इसमें होता है। जी। रजा भाई, इसी से मिलता जुलता मैं आपसे यही क्वेश्चन करने लगा था, क्योंकि आप इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं। तो वहां पे एक जो आम अमरीकी इस जंग को लेके सोच रहे हैं, जो मईशत के हवाले से उस पे इम्पैक्ट आया है, गैस की प्राइसेस आप देख लें, एनर्जी कॉस्ट देख लें, तो एक अमरीकी जो सोच रहे हैं वो ऑन ग्राउंड वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? और दूसरा, एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जब वीकेंड आता है तो ट्रम्प साहब जो है वो जंग का जो है बयानिया बना लेते हैं। इट मीन्स कि उस वक्त 2 दिन के लिए चूंकि स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज जो है वो बंद होता है, तो वो फिर वो जंग की तरफ बयानिया जा रहा होता है। और फिर जब मंडे आता है तो उनकी तरफ से एक एज अ पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट आती है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, या एनर्जी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी कूल डाउन होती हैं। बहुत, ये आपने बिल्कुल बड़ी, ये तो खैर ग्लोबली अब इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा है कि ये ट्रम्प की जो ये दो रुखी पॉलिसी जो है कि वीक डेज के अंदर अमन अमन करो और हम्म। वीकेंड पे जंग जंग कर दो। तो इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस वही हैं। मैं सबसे पहले तो आपको अमेरिकी राय आमा की बात कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बहुत जिसे कहना चाहिए मुसद्दिका बात कह सकता हूं कि ये जंग इंतहाई अनपॉपुलर है। आम हम्म। अमरीकी अवाम जो है इस जंग के पीछे नहीं है। अगर आप आदादो शुमार भी देख लें तो मुस्तकिल इस जंग की गैर मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अगर पहले 40-50% लोग इसके खिलाफ थे जिस दिन इन्होंने स्टार्ट की है, आज से 1.5 2 महीने पहले, अब इस वक्त जो मेजॉरिटी है अमरीकी अवाम की वो इस जंग के खिलाफ है। ये तो तयशुदा बात है। ऊपर से जो इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट आया है, ये फहद साहब भी रहे हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, अंडर ग्रेड भी ग्रेड भी, उनको पता है कि गैस की प्राइसेस यहाँ पर, जिसे कहना चाहिए, एक बाकी दुनिया को भूल जाए, आग लगी हो दुनिया में, गैस प्राइसेस ठीक है तो अमेरिकी खुश है हम्म। वहाँ। लेकिन जहां पे गैस प्राइस इस वक्त जो है $5, $6 कई स्टेट्स में बिक रही है पर गैलन, उसका यह मतलब है कि आम अमरीकी को पिंच कर है। और यहाँ पे जरिया जो ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो अक्सर अमेरिका में है नहीं। वो गाड़ियां होती हैं, लोगों ने घरों में हम्म। जाना है, दफ्तरों में जाना है, तो इस वक्त वो पिंच कर रही है उनको, इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है। और यही ईरान की कैलकुलेशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, उसको एज अ स्ट्रेटेजिक लीवर यूज करने की, कि उसको पता था कि ये अमेरिका और अमेरिकी अवाम को ये पिंच करेगी, अनबेरेबल हो जाएगी। अब रही बात आगे कि ये वीकेंड और ये क्या मामला, देखिए यहां भी दो दो वही कॉन्ट्रडिक्शंस और अवामिल कार फरमा है। सबसे पहले तो ये कि ट्रंप ने अमेरिकी अवाम को अब ये दिखाना है कि ठीक है, को मेरी वॉर, मेरी जंग पसंद नहीं है, लेकिन देखिए मैंने हम्म। कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मैंने ईरान हम्म। को न्यूक्लियर बनने से रोक लिया है, मैंने उसका मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया है, मैंने उसको सीधा कर दिया है, बंदे का पुत्र बना दिया है। हम्म। लेकिन उसको पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और वो ऑफ रैंप चाह रहा है। इसलिए जो वीकडे वाला पीस पीस वाला काम होता है, क्योंकि जितनी वो जंगी बातें करेगा उससे एक हम्म। तो इकोनॉमी जाएगी शॉक में, और दूसरा वो अनरियलिस्टिक और वो अटरली एक अनअचीवेबल चीज होगी। क्योंकि ईरान ने स्ट्रेटेजिक टर्म्स में ये कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है। उसकी वजह यह है कि जो पत्ते और लीवर्स हैं वो ईरान के पास ज्यादा है, अमेरिका के पास कम है। अगरचे कि अमेरिका एक सुपर पावर है, अगरचे कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत है, वो जाके रेज कर सकता है ईरान को जो धमकियां देता रहा है हम्म। ट्रंप। लेकिन
हकीकत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये माशी फैक्टर्स की वजह से अमेरिका जो है वो एक एक तरह से कंस्ट्रेंट हो चुका है सुपर पावर होने के बावजूद। अब क्या ट्रम्प हम्म ये बात अपने अवाम को बता देगा? अगर वो बताएगा तो फिर तो और मार पड़ेगी। मिड टर्म हम्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, और रायमा जो 60 to 65% खिलाफ है इस जंग के, वो 80 to 90% हो जाएगी अगेंस्ट दिस वॉर। जी वकास। मैं एक्चुअली उस पर ही बात करना चाह रहा था अभी इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिक अमेरिकी जो सियासत है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है इससे। और अगर आप उसके मीडिया को देखें, अमेरिकन मीडिया को, तो अगेन वो भी तो डिपेंड करता है ना रज़ा, कि आप कौन सा मीडिया पढ़ रहे हैं। मतलब न्यूयॉर्क जी टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ और का पर्सपेक्टिव मिलेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल चले जाएं या फाइनेंशियल टाइम्स, तो खैर यूरोप में चला जाता है, बट भारत, सो ऑब्वियसली सिंस यू आर देयर, तो यू आर लुकिंग वेरी क्लोजली एट देयर मीडिया एंड पॉलिटिकल विंड्स भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो अभी जिस तरीके से ट्रम्प साहब के साथ एक रिश्ता कायम हुआ हुआ है, वो तो यानी आप कभी अब ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि कभी इस तरह का होगा कि आप डायरेक्टली जो है वो टेक्स्ट और टेक्स्ट और व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे होंगे ट्रम्प ट्रम्प साहब के साथ। तो हमें तो रजा ये सूट करता है कि ट्रम्प साहब जो है वो रहे, क्योंकि अगर हमारा इस तरह का स्ट्रॉन्ग बाइंड है तो हमें तो उससे फायदा होना ही है। तो विच मीन्स के इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ट्रम्प साहब को नवंबर में कुछ गड़बड़ हो गई इलेक्शन में और डेमोक्रेट्स ने उनसे कुछ छीन लिया हाउसेज, तो वो तो बहुत हद तक लेम डक हो जाएंगे इन मेनी वेज उनके। अच्छा, वो अगर होते हैं, अगर वो कमजोर होते हैं, तो वो फिर तो हमें भी तो प्रॉब्लम होता है ना। तो प्योरली फ्रॉम आवर आवर सेल्फिश पर्सपेक्टिव, हम तो ये चाहेंगे कि ट्रम्प साहब जरा भी थे तगड़े रहें जितने अरसा हैं। कितना खतरा है, यानी पॉलिटिकली क्या वाकई में वो वल्नरेबल हो रहे हैं इस टाइम, या अभी टाइम है? और जहां पे इस वक्त जंग खड़ी है, अगर जंग बंदी हो जाती है तो वो इसको स्पिन करके और अपने वोटर को कह सकते हैं कि आई हैव गॉट बेटर डील देन व्हाट ओबामा डिड। जी देखिए, बहुत ये अहम सवाल है, और ये जो टाइम वाली आपने बात कही कि कितना वक्त है, वक्त थोड़ा सा है। शायद यही वजह है कि अभी भी तबाह आजमाई हो रही है, ये हम्म जंग की धमकियां और फाइनल बात नहीं हो रही। लेकिन फहद, मेरी कंसिडर्ड राय ये है कि ये अभी खत्म करना होगा। ये अगले चंद ही दिनों या हफ्तों के अंदर अंदर इसको समेटना होगा। नहीं तो इसके फिर नुकसानात जो हैं वो इतने इरिवर्सिबल हो जाएंगे माशी तरीके से कि वो फिर ट्रंप को नहीं बचा सकेंगे। देखिए, टाइम मैगजीन और जो भी आप मीडिया देख लीजिए, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमेरिका में मीडिया भी तो डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान भी वैसा हो गया है वैसे, आपको जो आपने देखना सही। हो अपनी पसंद का यूट्यूब चैनल, तो आप हाँ। सुनते हैं। तो बात यह कि अगर ये इस डगर पर चलती रही अमेरिकी पॉलिसी, तो फिर ये तो जो और ये जंग नहीं बंद होती, और जो इसका माशी इम्पैक्ट है वो मजीद बढ़ता है। तो फिर सब यहाँ पर एक कंसेंसस है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस के अंदर तो लूज कर जाएगी ट्रंप की पार्टी। और अब उन्होंने जो नए एस्टिमेट्स हैं कि सेनेट में भी बहुत, चूंकि करीबी पहले ही बड़ा क्लोज एक कॉल थी, हम्म तो वहां भी 2-3 सीटों के फर्क से वहां भी ये फ्लिप हो सकता है। क्योंकि उसका जो गुस्सा और उसका जो हमेशा अमेरिकी तारीख में भी ऐसा हुआ है, वो इतना शदीद होगा। क्योंकि ट्रंप की सारी जो पॉलिसी थी, आपको याद होगा, वो इन्फ्लेशन प्राइसेस पे जैसे करते हैं पॉलिटिशियंस, और फिर ये कि जी मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, इतने पैसे होंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ खर्चेंगे, आई मेक यू रिच। ये सारे उसके दावे ये थे। तो उसकी हम्म जो बेस है वो बेस ऑलरेडी इस वॉर के ऊपर तकसीम हो चुकी है। और उसका हमें दिखाई देता है राइट विंग मीडिया के अंदर भी, जो कि यूजुअली पहले ट्रंप की सपोर्ट में 100% था, अब वो उसके अंदर दराड़े हैं। टकर कार्सल को देख लीजिए, सबसे बड़ा इस वक्त एक आवाज है, जो कि उसने ट्रंप की 2014-15 से मुस्तकिल सपोर्ट की है, एक दहाई से। अब वो बिल्कुल उसके खिलाफ हुआ है, मतलब कि तोपे जो है उसने ट्रंप की तरफ, इस जंग की तरफ, उसकी पॉलिसी की तरफ की हुई है। तो इसलिए अगर ये मिड टर्म में ट्रंप लूज करता है, लेम डक होता है, तो फिर तो लेम डक से भी कहीं ज्यादा आगे मामला हो सकते हैं। खुद ट्रंप ने, अगर आपको याद है, कहा है कि जी अगर ये तो मुझे इम्पीच कर देंगे।
उसने एक मीटिंग कॉल की थी अपने सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन की कि तुम लोग तैयारी करो इलेक्शन की, पैसे जमा करो, फंडिंग रेज करो, क्योंकि मुझे तो अगर हम हार गए तो ये तो डेमोक्रेट्स मुझे इम्पीच कर देंगे। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स भी काफी मौजूद हैं, जो कि हर हर तरह से की जा सकते हैं। और आपने अब उसका पाकिस्तान से लिंक किया, तो बिल्कुल आई थिंक इट विल बी अ बिग सेटबैक टू पाकिस्तान रेयर सेट ए रीसेट विद विद द यूएस, क्योंकि ये जो हमारे इस वक्त ताल्लुकात हैं हर तरह से, वो मेरे ख्याल से उनकी मिसाल कम ही मिलती है। और उसमें बहुत बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप खुद है, और मैं समझता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी वजह जनरल आसिम मुनीर भी हैं। और ये जरूरी नहीं कि ट्रंप अगर लेम डक भी हो जाता है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो अपनी लीडरशिप और दिखाई है इस रीजन में। और आपको पता है कि देखिए अब मसला ये है कि हकीकत ये है कि अमेरिका की पॉलिसी, डेमोक्रेट्स हो कांग्रेसमैन हो, दे ऑलवेज वांट टू डील विद द स्ट्रांग मैन, जहां पे उन्होंने बिजनेस करना है। इस वक्त उनको दिखाई देता है कि जी फील्ड मार्शल है, जो कि ही गेट्स थिंग्स डन, ही इज इफेक्टिव, ही इज केपेबल। तो मेरे ख्याल से वो भी इसके पीछे लगेंगे, लेकिन एक सेटबैक जरूर होगा इन द इनिशियल फेज। अच्छा, इसमें रजा भाई एक और चीज बताइएगा। ये तो हमने अमेरिका के अंदर या ट्रंप साहब को जो नुकसान हो रहा है उस पर आपने बात की है, लेकिन इस जंग के बाद ओवरऑल जो यूएसए को नुकसान होगा, अगर हम यूएसए से बाहर जाएं, यूरोप का देख लेंगे, यूरोप के साथ उनके इस जंग से पहले ताल्लुकात कैसे थे, अब जो मैसिंग हो रही है ब्रिटिश के साथ या फ्रांस के साथ के बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इस जंग के बाद, और फिर जो खलीजी ममालिक हैं वहां पे उनका जो एक ट्रस्ट लेवल था इस जंग के शुरू होने से पहले, अब उसके बाद उनका ट्रस्ट लेवल भी जाहिर है वो शटर किया है किसी हद तक, और यूरोपियन भी अब किस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो ये बतौर स्टेट जो है अमेरिका के लिए एक जो है सेटबैक तो है। जी बिल्कुल, ये जंग हर तरीके से एक सेटबैक है अमेरिका के लिए। देखिए अमेरिका, ये यही वजह है कि जब ये इस जंग में गए हैं, और फहद साहब मैं देख रहा हूँ आपके इंटरव्यूज आप बड़े जबरदस्त माहिरीन के साथ आजकल कर रहे हैं, और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप उन सब की राय को जमा कर लें एक स्प्रेडशीट के ऊपर, और अभी पिछले 2 महीने से, तो आपको एक कंसेंसस दिखाई देता है कि अमेरिका में दाएं बाजू हो या बाएं बाजू का या सेंट्रिस्ट एनालिस्ट, जो तारीख को जानता है, जो स्ट्रेटेजी को जानता है, जो डिफेंस को जानता है, वो ये समझता है कि ये एक सुइसाइडल मिशन के ऊपर अमेरिका निकला था ईरान के साथ इस जंग करने में। और ये कि दूसरा वो जो होता है बहाना कि जी ये तो ट्रम्प तो बड़ा सादा है, चूचा है, उसको नेतन्याहू ने मिसलीड कर दिया, कि जी नेतन्याहू ने गलत फैक्ट्स दे दिए, गलत प्रेजेंटेशन दे दी। हो सकता है वो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो। और फिर वो तीसरा थेरी, कंस्पिरेसी थेरी है कि वो एप्स्टीन फाइल्स के तहत जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है, तो इस वजह से उसे जाके जंग कर दी। देखिए ये सारी जो भी इनमें से थेरी सही है गलत है, बात यह कि अमेरिका ने इस वक्त एक अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालकर ना सिर्फ अपनी जो उसकी पावर की लिमिट्स हैं उनको एक्सपोज कर दिया है, नंबर एक, और वो एक्सपोज हो गई है क्योंकि वो अब इस ऐसी मुल्क जहां पे 40-45 साल से सैंक्शंस लगा रखी हैं, जिसकी कि सारी जो इनकम है उसके ऊपर कदगन लगाई हुई है, जिसको पराया स्टेट बनाया हुआ है, जिसका पूरा प्रोपेगेंडा, उसको काबू नहीं कर पा रहा अमेरिका, नंबर एक। और नंबर दो, उसमें यह हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के अंदर अमेरिका का रवायती रोल था सिक्योरिटी अम्ब्रेला का पोस्ट 1990 इराक वॉर के बाद, वो भी क्रम्बल कर गया है, मतलब पाश पाश हो गया है, क्योंकि अमेरिका अपने जो इत्तेहादी लैब पालक गल्फ स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे सका। उसमें यूएई सरे फहरिस्त है, जहां पे सबसे ज्यादा अटैक्स ड्रोन्स के और मिसाइल्स के हुए हैं, जहां पे अगरचे के वो मैस स्केल डेवस्टेशन नहीं हुई, लेकिन इतना नफसियाती उसका इंपैक्ट हुआ है कि यूएई विल नॉट बी द सेम आफ्टर दिस वॉर। और कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, वो सारे इस वक्त इनसिक्योरिटी का शिकार है। तो इसका यह मतलब है कि अमेरिका की स्टैंडिंग इस खिते में कमजोर हुई है। और अगर इस खिते में इतने अहम खिते जहां से तेल निकल रहा है और तेल के ऊपर ही कंपटीशन है चीन और अमेरिका का गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर अमेरिका की जो डिक्लाइनिंग पावर है उसकी एम्पायर की, वो मजीद तेज होगी। और ईरान ने जो तेल युआन में बेचना शुरू किया, ये भी एक सिग्नल है बहुत क्लियर कि चाइनीज जो पावर है ये उसकी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट भी है। तो अब ये इस जंग के बाद जो भी इस जंग का आउटकम हो,
दुनिया वैसी नहीं रहेगी, मिडिल ईस्ट वैसा हम्म नहीं रहेगा, वेस्ट एशिया वैसा नहीं रहेगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पावर बैलेंस होता है, जो सारी आलमी निजाम का तवाजुन बरकरार रखता है, वो भी तब्दील हो जाएगा। जी। हम्म। और ये जब तब्दील होगा तो उसमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। जी। और जो पाकिस्तान की पोजीशन है इस वक्त, वो शायद किसी की भी नहीं है। यानी मेरे नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसका चीन और अमेरिका दोनों से इतना करीबी ताल्लुक हो। बिल्कुल। जो दोनों दो दो ही बड़ी पावर्स हैं। और अब ये कि उसमें अगर ये तमाम तर जो अब कोशिश हम कर रहे हैं अमन के लिए, ये हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, और हम सबकी दुआएं ऑब्वियसली के हों, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए रजा जो अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, बोथ इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, एंड मैं तो ये भी ऐड करूंगा मिलिटरीली, कि जी। हमारा रोल, तो उस पर जरा थोड़ा सा बात करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ, थैंक यू, मैं वहीं पर आना था। और देखिए, मई 2025 से लेकर अभी अप्रैल है, एक हम्म साल नहीं हुआ। आप देखिए कि पाकिस्तान का स्टॉक कैसे बढ़ा है, पाकिस्तान की कदो-कामत दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में, हम्म पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की जो एक्नॉलेजमेंट, और फिर आपने देखा JF-17 के ऑर्डर पे ऑर्डर जो आए हैं। आप अभी तक तो 7-8 ममालिक जो है वो उसकी फरमाइश कर चुके हैं। गालिबन उतनी अभी कैपेसिटी भी इतनी तेज नहीं है जितनी के डिमांड है। तो हम्म उसका ये मतलब है, और फिर ये भी एक चीज बड़ी तय हो गई कि दुनिया ने ये भी तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान चीन इत्तेहाद एक रियलिटी है। आप उसको पाकिस्तान को प्रेशर नहीं कर सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि चीन को छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, ये कर दो। हाँ दैट इज गोइंग टू स्टे। It's a given. Even Trump knows that, and every person knows that. तो आप देखें कि फहद, एक साल के से कम अरसे में क्या हुआ है इस जंग के बाद। ये जो सिक्योरिटी प्रोविजन का मामला है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, ईरान एक पावर बन के उभरेगा। अगर ये मामला एक अग्रीमेंट बन जाता है तो ईरान दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी कुवत, उसकी जो एनर्जी रिसोर्सेज है, उसकी जो आबादी है, उसका जो रकबा है, और उसकी जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इस जंग के बाद, वो बिल्कुल एक एक पावर बन के उभरेगा। लेकिन पाकिस्तान भी एक मिडिल पावर ऑलरेडी जो हम्म है उभर चुका है। अब हम्म सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मोमेंट को कैपिटलाइज कैसे करता है। यस अभी बड़ी सारी चीज इंडिविजुअल बेस्ड है। फहद, आप हम्म मुझसे बेहतर जानते हैं, यू फॉलो इट ऑन बाय द आवर। मैं तो जरा दूर हूं कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लेट्स से शहबाज शरीफ साहब की जो डुओ है वो इसको चला रहे हैं। लेकिन क्या हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है इस पूरी चीज को? पहली तो ये चीज सोचने की है, कैबिनेट में कौन, पाकिस्तान की कैबिनेट या पॉलिटिकल क्लास में कौन ऐसे लोग हैं जो कि ये इस तरह की जो कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट होती है, डिप्लोमेटिक पुश होती है, उसको डार साहब में वो है। हालांकि तो उसके अलावा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस पे जोर नहीं होता। तो हम्म एक ये अमूमी सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि ये सब कुछ पे हम दुनिया की तारीफें हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है गुण गा रहा है, और पाकिस्तान में 10 घंटे की लोड शेडिंग एक बिल्कुल नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से इस वक्त जारी है। देखिए, आपने देखा कि मार्च के महीने में कराची पोर्ट जो है उसको इतना बिजनेस नहीं मिला जितना एक साल में नहीं मिला जो एक महीने में मिल गया। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, गवादर का पूरा पोर्ट इस वक्त मौजूद है जो कि तैयार है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए चाइनीज, और लेकिन उसमें मसले क्या आते हैं, यही हमारी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, बिजली के मसले, सिक्योरिटी के मसले। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया, ये जब मामला थमेगा, ये एग्रीमेंट होगा, ये पूछना पड़ेगा कि भाई हुकूमत पाकिस्तान, आप लोगों को आईबीपीज को पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन हम्म वो अब हर साल पाकिस्तानी अवाम उनको जो है अरबों रुपए दे रहे हैं। वो बिजली ना भी पैदा करें तो उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को बिजली नहीं मिल रही। कमाल है। तो इसलिए हम्म फहद, इकोनॉमिक, देखिए, सबसे बड़ी इस मोमेंट से कैपिटलाइज करने की जरूरत है। पावर सेक्टर और हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी, ये तीन चीजें नहीं होंगी तो सरमाया नहीं आएगा। दुबई वाला जो कैपिटल है, हमारी तो इस वक्त ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि कराची जो है वो दुबई का एक मुतबादिल बन जाए। मैं तो कब से ये बात कहता हूं, और मैं समझता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी निकल रही है। लेकिन क्या जो मौजूदा हालात है कराची की मैनेजमेंट के, उसमें वो ये मुमकिन भी है।
जो वहां पे इस वक्त एक बारिश हो जाए आधे घंटे की तो पूरा शहर जो है वो डूब जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि वी हैव ऑल द ग्राउंड वर्क देयर, लेकिन उसको करने के लिए हमारी जो गवर्नेंस लीडरशिप वो फिक्स करने की जरूरत होगी। तो मैं इसलिए सॉरी कि मैं जरा थोड़ा सा सिनिकल हो गया हूं टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि उसके बगैर देखिए, मतलब आई नो इट्स अ फील गुड मोमेंट हम सब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए इस वक्त बहुत बड़े फख्र की बात है कि हम बड़ी, जैसे कहते हैं कि फखरी अंदाज में कहते हैं कि यस हम पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि जो रोल इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है। लेकिन इसके बाद, ये मोमेंट के बाद बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर ईरान के साथ पाइपलाइन का मसला है, वो भी हमारी डिप्लोमेसी मुनस्सर है कि क्या हम अमेरिका से, ट्रंप से ये कंसेशन ले सकते हैं। ये ली तो बहुत बड़ी हमारी ये बिजली का मसला भी हल होगा। लेकिन वो कंसेशन भी ली जाए और कराची को, गवादर को और फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किया जाए। ये हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। एक, क्योंकि आपने जो मिलिट्री पावर की बात की, डिप्लोमेटिक पावर की बात की, दुनिया में तीसरा बड़ा जुज जो है वो इकोनॉमिक पावर है, वहां पे हम भी पीछे हैं। आपकी बातों से मुझे याद आया, शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जी वैंस साहब जो है वो इस्लामाबाद से अपनी टॉस खत्म करके जहाज में उड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने नीचे देखा तो मुड़कर उन्होंने अपने साथियों को कहा कि यार देखो, हमने वैसे ये तेहरान के ऊपर बमबारी की है, इसका वाकई में बड़ा ही सत्यानाश कर दिया है। तो उन्होंने मुड़ के कहा कि सर नहीं, हम कराची के ऊपर से उड़ रहे हैं। आपने मेरी बात की तायद की, बिल्कुल, मैंने भी देखी, कहते कहते मैंने देखी। तो मेरे ख्याल में टाइम अब खत्म हो गया है। शुक्रिया अदा जी करें जी जी अपना बकास। बहुत शुक्रिया रजा भाई, हमने आपको वीकेंड पे डिस्टर्ब किया और वहां पे अर्ली मॉर्निंग है इस वक्त, तो आपको डिस्टर्ब किया। बड़ी मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन। ऑलवेज द प्लेजर, ऑलवेज द बहुत प्लेजर, शुक्रिया, थैंक यू ऑलवेज सो मच। थैंक यू जी, खुदा थैंक यू हाफिज। जी। सोशल मीडिया को देख के इट्स ओवर, हमने कामयाबी के झंडे गाड़ लिए हैं, मगर यूं लगता है कि एक बहुत सारे मामलात के ऊपर ईरान और अमेरिका की, और स्पेशली देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सबसे अहम फरीक इसमें या खतरनाक फरीक इसराइल है, उसका जिक्र बहुत कम होता है कि वो पसे पर्दा क्या कर रहा है। सबसे बड़ा स्पॉइलर तो इस वक्त वही होगा, वो ये नहीं चाहेगा इसराइल कि ये कोई अग्रीमेंट हो अमेरिका और ईरान के दरमियान और ये जंग बंद हो।